नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे कि आज हम पदबंध के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पदबंध व्याकरण की एक ऐसी विशेषता है जिससे हम कई सारे शब्दों को एक साथ जोड़कर एक व्याकरणिक इकाई के रूप में बदल देते हैं। आज हम इसको पूरे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, पदबंध को जानने से पहले हमें पद को जानना होगा और पद को जानने से पहले शब्द को जानना होगा। तो सबसे पहले जो है हमें शब्द को देख लेना चाहिए। तो शब्द क्या होते हैं? शब्द ये भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई होते हैं। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई, यानी इससे छोटी कोई इकाई नहीं है जो कि सार्थक हो। वर्ण हैं, इससे भी छोटे होते हैं किंतु वे सार्थक नहीं होते हैं। क का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, अ का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जब दो शब्द मिलते हैं, दो वर्ण आपस में मिलते हैं और एक अर्थ देते हैं, तब वो कहलाते हैं शब्द। तो दो या दो से अधिक वर्ण जो हैं वो मिलकर एक अर्थ देते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं। तो शब्द जो है बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए हो गया रमेश, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई वस्तु का नाम हो गया, जैसे मान लीजिए पेड़। या फिर मान लीजिए वो कोई जो है आपकी क्रिया हो सकती है, काम करने वाला, जैसे चढ़ना, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। डिक्शनरी आप जानते ही हैं, जिसको हिंदी में शब्दकोश कहा जाता है, यानी शब्दों का कोश। तो वहाँ जो है हज़ारों की मात्रा में शब्द हम देख सकते हैं। तो ये शब्द जो हैं इस रूप में ये लिखे जाते हैं, शब्द होते हैं, किंतु इसकी विशेषता ये है कि ये स्वतंत्र होते हैं। एक दूसरे से इनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। ये पूरी तरह से उनसे आज़ाद होते हैं, कोई बंधन नहीं होता इनके ऊपर। किसी भी व्याकरण के नियम में ये बंधे नहीं होते हैं। किंतु जब हम इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, यहाँ हम देख लेते हैं, इन्हीं से बनाते हैं वाक्य। रमेश पेड़ पर चढ़ता है। तो रमेश पेड़ पर चढ़ता है, तो यहाँ रमेश आया, पेड़ भी आया, चढ़ना भी है। यहाँ ये शब्द जब वाक्य में आ जाते हैं तब हम इनको शब्द नहीं कहते हैं, बल्कि हम इनको कहते हैं पद। ये कहलाते हैं पद। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब शब्द वाक्य में आ जाते हैं तो वो व्याकरण के नियमों से बंध जाते हैं। ये रमेश यहाँ स्वतंत्र नहीं है, इसका संबंध पेड़ से भी है, चढ़ने से भी है, पर से भी इसका संबंध जुड़ता है। तो व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है। लिंग के जो नियम हैं, लिंग के नियम से बंध जाता है, वचन के नियम से बंध जाता है, काल के नियम से बंध जाता है, कारक चिन्हों के नियमों से बंध जाता है, और भी तरह तरह के जो नियम हैं व्याकरण में, उन सभी नियमों से बंध जाता है। ये अलग अलग स्थिति में जब इनका प्रयोग होता है, इनके स्थान विशेष के आधार पर, तब ये अलग अलग तरह के नियमों में बंध जाते हैं। तो व्याकरण के नियमों में बंधने के कारण इनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। एक तरह से अगर सामान्य रूप में अगर देखें, कोई ऐसे कह सकता है कि इनकी आज़ादी चली गई। लेकिन आज़ादी इनकी चली गई, ये जो शब्द हैं इनसे कहीं ज़्यादा मूल्यवान पद हो जाते हैं। क्योंकि शब्दों से हम क्या करते हैं, ये शब्द जो इतने सारे हमारे शब्दकोश में पाए जाते हैं, हज़ारों शब्द, वास्तव में उनका उपयोग क्या है? ताकि वो हमारे मन के भाव या विचारों को दूसरों तक अभिव्यक्त कर सकें। और अभिव्यक्ति केवल शब्दों के माध्यम से नहीं होती, कहीं कहीं ही एक शब्द जो है वो बतला देता है। वास्तव में वो एक शब्द भाव को प्रकट करता है, वो उस रूप में नहीं है। बाकी सारे जो शब्द हैं वो छिपे रहते हैं, अदृश्य रहते हैं। जैसे किसी ने पूछा आपसे कि क्या खाना खाया तुमने, तो आप कह देंगे हाँ या नहीं। तो वो जो एक शब्द है
वो एक शब्द केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरा मुकम्मल वाक्य है। पूरा वाक्य होगा हाँ मैंने खाना खाया। तो इतना कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सिर्फ हाँ कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ये पूरा वाक्य रहता है। तो शब्द तभी उपयोगी होते हैं जब वे वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं, अन्यथा स्वतंत्र रूप में उनका कोई महत्व विशेष नहीं रहता है। तो हम इस रूप में ना देखें कि उनकी आज़ादी चली गई, बल्कि इस रूप में देखें कि वे डिसिप्लिन्ड हो गए। डिसिप्लिन होने से हमारे जीवन में उन्नति होती है, विकास के नए नए रास्ते खुलते हैं। तो अनुशासन में बंध जाते हैं। हालांकि बहुत कठोर अनुशासन हो तो बहुत सारी दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अनुशासन सामान्य होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम पदबंध की ओर बढ़ें। तो हमने शब्द देखा, शब्द वाक्य में आए तो पद बन गए। और अब पद जो हैं वो पदबंध कैसे बनते हैं? तो जब एक वाक्य लिखा जाता है तो उसमें एक से अधिक पद वो आपस में मिल जाते हैं, एक साथ पास पास खड़े होते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4, इस तरह के पद जो हैं एक साथ खड़े होते हैं और वो एक व्याकरणिक इकाई का निर्माण करते हैं। वो एक व्याकरणिक इकाई के तौर पर काम करते हैं। वो व्याकरणिक इकाई हो सकता है संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो या क्रिया विशेषण हो। तो वो एक व्याकरणिक इकाई है आपकी। तो जब वे व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, एक व्याकरणिक इकाई का, तो वो पूरा जो बंध है पदों का, वो पूरे पदों के बंध को हम कहते हैं पदबंध। तो परिभाषा अगर हमको लिखनी हो तो क्या लिखेंगे हम? जब एकाधिक यानी एक से अधिक एकाधिक पद मिलकर किसी विशेष, या फिर आप एक भी लिख सकते हैं, किसी एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं, तो उसे या उस व्याकरणिक इकाई को हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। माफ कीजिएगा, डिस्टर्बेंस थोड़ा होता है। तो वो जो व्याकरणिक इकाई है उसे पदबंध कहते हैं, पदबंध कहते हैं। तो ये आपका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही आसान परिभाषा, कि जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का, किसी विशेष व्याकरणिक इकाई का काम करें तो वो कहलाते हैं पदबंध। ठीक है, तो ये जो पदबंध हैं, ये पदबंध कई प्रकार के होते हैं। तो आपने अंग्रेजी में ऐसे पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो फर्स्ट 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यानी संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, एडजेक्टिव विशेषण, उसके बाद क्रिया वर्ब और क्रिया विशेषण एडवर्ब। तो ये जो फर्स्ट 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इन्हीं के आधार पर पदबंध भी 5 प्रकार के होते हैं। यानी जो पदों के बंध हैं, वे पदों के बंध किस विशेष व्याकरणिक इकाई का काम कर रहे हैं, यही हमें बतलाना होता है। तो मूलतः पदबंध के 5 प्रकार हैं। पहला क्या हो गया आपका? संज्ञा पदबंध। पहला संज्ञा पदबंध। दूसरा हो गया आपका सर्वनाम पदबंध। तीसरा हो जाएगा आपका विशेषण पदबंध। चौथा क्रिया पदबंध और 5वां क्रिया विशेषण। तो ये आपके 5 पदबंध हुए, पदबंध के 5 प्रकार। अब ये पदबंध के 5 प्रकार क्या होते हैं, कैसे हम समझेंगे, इसको हम पूरे डिटेल में समझेंगे आज। और उससे पहले हमें ये जान लेना होगा कि ये जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, इनकी पहचान हम कैसे करें।
तो आपने निचली क्लासों में पढ़ा होगा इनके बारे में, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया और क्रिया विशेषण वगैरह ये किसे कहते हैं, इनको कैसे पहचाना जाए। तो मैं आज बहुत ही संक्षेप में चर्चा करूंगा इसके बारे में, क्योंकि विस्तार में चर्चा करने का अवकाश नहीं है। हम पदबंध पढ़ रहे हैं, इनके बारे में विशेष नहीं पढ़ रहे हैं। तो संज्ञा के अंतर्गत हम क्या कहेंगे, संज्ञा क्या है? संज्ञा मूलतः नाम है। ये क्या है? नाम। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जो है आपके और दूसरे जो आ गए हैं धातु वगैरह होते हैं, मेटल्स, द्रव्यों के नाम। तो नाम जो होते हैं, नाम जातीय चीज़ें, इन सारे शब्दों को हम कहते हैं संज्ञा। तो संज्ञा को अगर आपको पहचान में आ जाती है, संज्ञा आप पहचान पाते हैं, तो संज्ञा पदबंध को भी आसानी से पहचान पाएंगे। और मैं आपको जब इसको डिटेल में मैं बताऊंगा संज्ञा पदबंध उदाहरण के साथ, तो आसान ट्रिक्स भी बतलाऊंगा कि कैसे आप पहचानें, एक झटके में आप देखकर कैसे पहचान जाएं कि ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है, तो नाम हुआ। सर्वनाम में क्या आता है? सर्वनाम ये नाम के बदले आते हैं, नाम के बदले ये प्रयोग में लाते हैं हम। तो नाम के बदले मतलब कोई भी नाम है, तो उस नाम के बदले या तो हम मैं का प्रयोग करते हैं, अगर वो मतलब जो कहा जा रहा है वो एक वचन में और जो है प्रथम पुरुष है, तो मैं करेंगे, हम करेंगे, तुम, आप, ये, वह, इसका, उसका, तेरा, मेरा, हमारा, तुम्हारा, मुझे, मेरा, ये सारे जो हैं सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम पदबंध होते हैं वो। सर्वनाम हम इसको पहचानेंगे इस रूप में, नाम के बदले में प्रयोग में आए, तो सर्वनाम का प्रयोग होता है इस रूप में। तीसरी है विशेषण। तीसरा विशेषण किस रूप में हम देखेंगे? विशेषण क्या बतलाता है? विशेषता। नाम से ही स्पष्ट है, यानी ये विशेषता के अर्थ में क्या हम लेंगे, कैसे समझेंगे? तो ये संज्ञा या सर्वनाम जो है, संज्ञा या फिर सर्वनाम, इनके बारे में कुछ और बताता है, के बारे में कुछ और बतलाता है। तो कुछ और ये बतलाएगा, कुछ और भी ज़्यादा उसके बारे में बताएगा। तो वो उसकी विशेषता हो सकती है, उसके गुण हो सकते हैं, उसके दोष भी हो सकते हैं, उसका आकार प्रकार हो सकता है, उसका रंग हो सकता है, उसकी दशा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं विशेषण के अंतर्गत। तो विशेषण को इस रूप में हम पहचान लेंगे। अब क्रिया सामान्य रूप में हम क्या समझ सकते हैं? क्रिया को आसानी से अगर हम समझना चाहें तो जब कोई भी शब्द, ऐसा शब्द जिससे कोई भी काम हमें पता चले कि हो रहा है, कोई काम, किसी काम का होना या फिर करना, या तो काम कर रहा है कोई या कुछ काम हो रहा है, इसका पता चले, तो ये क्या हो जाएगी? क्रिया। यानी काम के करने या होने का बोध हो, होने का बोध हो। तो इस रूप में हम क्या कहेंगे कि भाई ये क्रिया है, आसानी से पहचान लेंगे। करना, लेना देना, आना जाना, हंसना रोना, खेलना कूदना, सारी क्रियाएं हैं। तो काम के होने या फिर करने का बोध हो। अब आ गया क्रिया विशेषण। तो दोस्तों जिस तरह से हमने क्रिया देखी, विशेषण देखा, तो विशेषण में हमने क्या देखा? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतला रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण, यानी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ और बतलाते हैं। तो वैसे ही क्रिया विशेषण जो है, चूंकि ये क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्रिया के बारे में कुछ और बतलाता है। क्रिया की विशेषता बतलाता है कि क्रिया कैसे हो रही है, कब हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, तो वे कहलाते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसको हम अगर कहें संक्षेप में क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण को कैसे पहचानेंगे? तो क्रिया कैसे हो रही है, कैसे या कब हो रही है, इसका पता जो है देता है हमें कौन? क्रिया विशेषण देता है। तो ये आपको याद रखना होगा, इसको पहचानना होगा आपको। बिना इन्हें पहचाने आप ये पदबंध नहीं पहचान सकते।
बिना संज्ञा की पहचान के आप संज्ञा पदबंध को नहीं चिन्हित कर सकते। न सर्वनाम विशेषण क्रिया या क्रिया विशेषण, इनको पहचाने बिना आप नहीं कर सकते पहचान पदबंधों की। तो इसके लिए इनकी पहचान बहुत ही ज़रूरी है। अब आइए अब हम पदबंध की ओर चलें, एक एक करके हम लोग देखते हैं सारा, ठीक है। तो इसलिए हम अब वाक्यों का सहारा लेंगे, ठीक है। तो पहला वाक्य ही है संज्ञा पदबंध के अंतर्गत। मेरे बचपन का साथी रमेश डॉक्टर है, ठीक है। मेरे बचपन का साथी रमेश डॉक्टर है। तो यहाँ देखिए, आप अगर ठीक तरह से अगर बोलें तो बोलने से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पद जो हैं एक साथ जुड़े हुए हैं। पदबंध जो है उनका उच्चारण एक सांस में होता है, यानी कोई भी पॉज नहीं लेते हैं हम उसके बीच में। उन शब्दों, वो पद जो हैं वो एक साथ उच्चरित होते हैं। तो देखिए कैसे होता है, मेरे बचपन का साथी रमेश डॉक्टर है। रमेश के बाद हमने पॉज लिया, तो रमेश तक हम रुक सकते हैं। यहाँ पर आकर हम लगातार बोलने के बाद यहाँ रुक सकते हैं। तो मेरे बचपन का साथी रमेश डॉक्टर है, तो यहाँ तक हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा संज्ञा पदबंध। तो एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, ये वो ट्रिक जो है जिसको आसानी से पहचान पाएंगे आप। पदबंध जो होगा उस पदबंध का आखिरी शब्द जो है उसको ध्यान दीजिएगा कि वो क्या है। रमेश क्या है, व्याकरण की कौन सी इकाई है ये, तो रमेश संज्ञा है। तो रमेश संज्ञा है, अर्थात ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो पदों का बंध है, ये पूरा पदबंध संज्ञा पदबंध होगा। तो इसको पहचानने की बहुत ही आसान तकनीक है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, मित्र मंडली के साथ राहुल घर पर बैठा है, ठीक है। तो मित्र मंडली के साथ राहुल घर पर बैठा है, तो यहां सिंपली आ जा रहा है आपका मित्र मंडली के साथ राहुल। तो यहाँ तक आप सिंपली जो है एक सांस में बिना रुके हुए, बिना थोड़ा भी पॉज लिए हुए आप लगातार बोल सकते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते मित्र मंडली के साथ राहुल घर पर बैठा है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि साफ पता चल जा रहा है कि गलत तरीके से कहा जा रहा है। तो मित्र मंडली के साथ राहुल घर पर बैठा है, तो ये राहुल आ गया। फिर आपका अंत में राहुल क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो इस रूप में क्या है, हम देख सकते हैं कि संज्ञा पदबंध में संज्ञा जो होगी वो अंतिम पदबंध, यानी अंतिम पद जो है पदबंध का वो संज्ञा है। तो हम आसानी से आंख बंद करके कर सकते हैं इसको संज्ञा पदबंध। अब दूसरा पदबंध देख लीजिए, सर्वनाम। तो सर्वनाम पदबंध में सिंपली क्या होगा, आपका सर्वनाम आएगा, अंतिम पदबंध का अंतिम पद होगा वो सर्वनाम रहेगा। आप पदबंध को चिन्हित कीजिए, आप देखिएगा उस वाक्य में सर्वनाम कहाँ है, ढूंढ लीजिएगा कि सर्वनाम है वहाँ। तो देखिएगा वो वहाँ से लेकर के एक विशेष में, ज़रूरी नहीं कि ये शुरू से ही शुरू हो, पदबंध शुरू से ही शुरू हो और या ख़त्म हो एक जगह पर और बाकी शेष बच जाए। कुछ हो सकता है बीच में भी 2-3 पद एक साथ मिलकर पदबंध का रूप ले रहे हों। तो उस स्थिति में आपको ये समझना होगा, आपको जो उच्चारण का ट्यून है, उसकी जो लय है, उस लय को फॉलो करना होगा। अगर आप लय सही से फॉलो कर पाते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि पदबंध कहाँ पर है, ठीक है। तो सही से उसका उच्चारण करना होगा, वाक्य सही से बोलने होंगे। तो सर्वनाम पदबंध में हम क्या देखेंगे कि सर्वनाम जो है वो क्या आएगा, वो अंतिम पद होगा पदबंध का, ठीक है। जैसे कि मैं एक वाक्य ऐसे ही कह रहा हूं, तकदीर का मारा वह
फिर फेल हो गया, फिर फेल हो गया। तो ये हो गया आपका वाक्य, जिसमें आप देख रहे हैं सर्वनाम जो है वो है कहाँ। तो सर्वनाम आपको स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, वह, यह, वह, ये सर्वनाम है। तो वह सर्वनाम है। अब देखिए यहाँ शुरू से यहाँ तक है कि नहीं, अंडरलाइन हम अगर करेंगे तो कहाँ से, तो तकदीर का मारा वह, फिर फेल हो गया। तो तकदीर का मारा वह, यहाँ तक, ये आपका हो जाएगा सर्वनाम पदबंध, क्योंकि वह जो है वो सर्वनाम है। तो इस तरह से हम आसानी से देख सकते हैं। एक अगला वाक्य देखिए, चोट खाए हुए तुम, खाए हुए तुम फिर से लड़ने जा रहे हो। तो चोट खाए हुए तुम, ये तुम जो है यहाँ तक आ रहा है ये। तो चोट खाए हुए तुम जो है आखिरी पद है इस पदबंध का, और तुम सर्वनाम है व्याकरण की दृष्टि से। तो इस तरह से क्या हुआ, ये पदबंध होगा आपका सर्वनाम पदबंध। अब इसके बाद हम देखेंगे विशेषण पदबंध। तो विशेषण पदबंध में आपको क्या ध्यान रखना होगा कि संज्ञा या फिर सर्वनाम जो है उसकी विशेषता बतला रहा है, उसके बारे में कुछ अतिरिक्त बतला रहा है, जो पद वो क्या है, कहाँ है। तो उसको जानने के लिए आपको देखना होगा इस रूप में। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक ही शब्द दे दे, वो एक ही शब्द को अंडरलाइन किया हुआ हो, और वो आपको बतलाना होगा कि वो कौन सा पदबंध है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, पहले तो विशेषण पदबंध लिखें, विशेषण पदबंध। तो विशेषण पदबंध में एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, ततारा बहुत बलशाली था। तो ततारा बहुत बलशाली था। तो यहाँ विशेषण कौन सा शब्द है? अगर एक ही शब्द हो, वो पद जो विशेषण की तरह प्रयोग में हो, तो हम देखेंगे ततारा तो संज्ञा है, बहुत बलशाली, तो ये दोनों एक साथ जुड़ जा रहे हैं। ततारा की विशेषता बतला रहा है कि वो बहुत बलशाली है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विशेषण पदबंध। तो कभी कभी ये आपको सिर्फ बलशाली पर ही अंडरलाइन कर देगा, तो आपको आसानी से पहचान लेना चाहिए कि ये विशेषण है। ततारा की विशेषता बतला रहा है कि वो बहुत बलशाली है। इसी तरह से दूसरा वाक्य, लाल बालों वाली आ रही है, वाली लड़की, लाल बालों वाली लड़की आ रही है। तो परीक्षा में आप क्या कर सकता है, आपको इस तरह से अंडरलाइन कर दे सकता है वाली तक। तो लाल बालों वाली, तो लाल बालों वाली क्या है, ये विशेषण है, विशेषता बतला रहा है, लड़की की विशेषता। लड़की क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है, इसकी विशेषता बतला रहा है कि लड़की जो है वो लाल बालों वाली है, ये विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से विशेषण पदबंध के रूप में हम देख सकते हैं। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि लाल बालों वाली लड़की यहाँ तक हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर वो पहले से अंडरलाइन किया हुआ नहीं है, आपको सिंपली वाक्य दिया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ नहीं है, तो आप आंख बंद करके लड़की तक इसको बढ़ा सकते हैं। ये हो जाएगा आपका लाल बालों वाली लड़की, आप इसको संज्ञा पदबंध लिख सकते हैं। किंतु अगर उसने पहले से ही अंडरलाइन कर रखा है और वाली तक ही कर रखा है, तब आपको लिखना होगा विशेषण पदबंध। क्यों? क्योंकि आपको ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका पदबंध बतलाना है आपको, ये कौन सा पदबंध है। और चूंकि ये लाल बालों वाली ये विशेषता है, विशेषता बता रहा है लड़की की, तो ये विशेषण होगा।
तो इस तरह से आपको ये थोड़ी सी सावधानी है, आसानी से आप समझ सकते हैं। संज्ञा पदबंध विशेषण पदबंध में कन्वर्ट हो सकता है अगर उसको पहले से डिटरमाइंड नहीं किया गया है, चिन्हित नहीं किया गया है, अंडरलाइन नहीं किया गया है, तो आप आसानी से उसको संज्ञा पदबंध पूरा अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, या फिर यहीं तक आप भी अंडरलाइन कर देंगे, वाली तक विशेषण लिख देंगे। वाली तक रहा तो विशेषण और लड़की तक आ गया तो संज्ञा पदबंध। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। इसके बाद हम देखेंगे अब क्रिया पदबंध। तो क्रिया पदबंध में क्या होगी? क्रिया होगी, एक से अधिक पद होंगे जो एक क्रिया की तरह काम करेंगे। ठीक है, जैसे पतंग उड़ती चली गई, सिंपल सा है। तो पतंग उड़ती चली गई, पतंग तो संज्ञा है, उड़ती उड़ना, चलना, गई जाना, ये तीनों क्रियाएं हैं, एक साथ प्रयोग में हुई हैं और ये एक पदबंध की तरह काम कर रही हैं, एक पद की तरह, एक व्याकरणिक इकाई की तरह काम करनी है, और वो व्याकरणिक इकाई है क्रिया। तो ये क्या होगा? आपका क्रिया पदबंध होगा। इसी तरह से और भी, मुझे शोर सुनाई पड़ रहा है, तो मुझे शोर सुनाई पड़ रहा है। तो आप यहाँ ध्यान में रखें इसको, ये जो सारे पद हैं ये सारे क्रिया हैं। देखो, सुनाई पड़ना, सुनाई पड़ना, रहना भी क्रिया है तो है ही सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये जो तीन चार पद हैं ये सारे के सारे क्रियापद हैं, इसलिए ये मिलकर एक साथ क्रिया का काम कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा? क्रिया पदबंध होगा। इसके बाद अब आइए हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। तो क्रिया विशेषण पदबंध में क्या होगी बात? क्रिया की विशेषता बतलाएगी, क्रिया के होने की रीति बतलाएगी, उसका स्थान, उसका समय बतलाएगी, किस तरह से हो रही है, स्थान क्या है, काल क्या है, तो ये बतलाएगी। तो जैसे देख लेते हैं हम उदाहरण के रूप में एक वाक्य, रमेश, फिर से आ जाएगा, रमेश को हम ला रहे हैं फिर से, या राजू लिख लीजिए, कोई भी। राजू गेंद की तरह लुढ़कता हुआ गिर पड़ा। राजू गेंद की तरह लुढ़कता हुआ गिर पड़ा, तो मूल क्रिया क्या है यहाँ? गिर पड़ना, नहीं, गिर पड़ा। तो राजू गिर पड़ा, तो राजू कैसे गिर पड़ा भाई? तो गेंद की तरह लुढ़कता हुआ, ट्रम्बल डाउन लाइक अ बॉल, तो गेंद की तरह लुढ़कता हुआ गिर पड़ा। तो ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है कि क्रिया जो है, गिर पड़ने की जो क्रिया है वो कैसे हुई, किस प्रकार हुई? तो गेंद की तरह लुढ़कती हुई। ठीक है, इसी तरह से कोई दूसरा अगर वाक्य हो, जैसे मान लीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये हमने एक सांस में कहा, तो ये हुआ पदबंध। तो ये है क्या? भारत की स्थिति, उसके स्थान के लोकेशंस के बारे में बतला रहा है, ये क्रिया है। तो है क्रिया, ये क्रिया की विशेषता भारत के होने की बात बतला रहा है। वो जो हो रहा है, भारत है, वो भारत कहाँ तक है? तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो इस रूप में भी आएगा, तो आपका क्या होगा? ये क्रिया विशेषण होगा। तो दोस्तों, ये कुछ उदाहरण थे, इसी तरह से और भी बहुत से उदाहरण देखे जा सकते हैं, इसी तरह से मिलेंगे आपको सिमिलर।
तो ये आप आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा पदबंध कब प्रयुक्त होता है। तो आशा करता हूँ आपको पदबंध अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके और दोस्त भी इससे लाभ उठा पाएँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।